हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है उन सारे बच्चों के लिए जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं पर हमारा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हमें ये लगता है कि मेन उसका जो रीज़न है वो कंपटीशन है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन तो बात की चीज़ है, मेनली जो बच्चों से गलतियाँ क्या होती हैं उस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसमें वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आपके पास कौन से एग्जाम के ऑप्शन है और कौन सा एग्जाम आपके लिए सूटेबल है। अपने पिछले 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंसेस से जो मैंने सीखा है उस चीज़ को मैं आपको एक फॉर्मूला के बेसिस में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि एग्जाम न निकलने के 2 सबसे बड़े रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है कि बच्चे को नहीं पता होता कि उसका अभी का करंट का लेवल क्या है, अपना लेवल नहीं पता होता। वो कभी बैठकर सोचते नहीं कि अभी हम कहाँ पर हैं और उसके हिसाब से वो एग्ज़ाम को गलत चूज़ कर लेते हैं, रॉन्ग एग्ज़ाम चूज़ कर लेते हैं और सोचते हैं कि यार हमें एक ही तो पोस्ट चाहिए, हम कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। तो बेसिक एक सबसे बड़ा रीज़न ये है एग्ज़ाम ना निकलने का। दूसरा एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम के अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। तो आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं 2-3 महीने से, फिर आपको एक शायद थोड़ा सा आसान एग्ज़ाम आ जाता है, ऐसा लगता है हमें कि वो एग्ज़ाम ईजी है, तो हम उस एग्ज़ाम के प्रति डाइवर्ट हो जाते हैं और हमारी जो मेन प्रिपरेशन थी जिसको हमने सोचा था कि हम ये एग्ज़ाम निकालेंगे, हम उसको छोड़कर हम दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगते हैं। तो ये 2 बेसिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आगे की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। आपके पास जो बहुत सारी टेंशन्स आती थी उसको मैं आज यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एग्ज़ाम हैं। अभी आप देखिए, अभी आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और बिल्कुल सर पर हैं एग्ज़ाम्स। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ आपको किस एग्ज़ाम्स की एक्चुअली में तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम हमारे पास आने वाला है वो है गेट, जो आपका हर साल होता ही होता है। फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका गेट का एग्ज़ाम हो जाता है। उसके बाद अभी व्यापम का नोटिफिकेशन आ चुका है। व्यापम सब इंजीनियर की डेट्स आ चुकी हैं। अगस्त में व्यापम का सब इंजीनियर का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद आपका एसएससी जेई का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों ने फॉर्म्स भर दिए होंगे, एडमिट कार्ड्स आना बाकी है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम शायद सबसे पहले होगा, तो एसएससी जेई का एग्ज़ाम है। उसके बाद एमपीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है कि एग्ज़ाम होना है। फॉर्म्स नहीं भरे गए हैं पर ये थोड़ा सा भी डाउटफुल है कि कब होगा, कैसा होगा, पर ये भी अभी हमारे पास ऑप्शन में है, हम इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक और एग्ज़ाम को लिख देता हूँ, अदर्स। मतलब आपके कोई भी और एग्ज़ाम्स आ जाते हैं बीच में, जैसे आपके आरआरबी हो गया या आपका कोई एनटीपीसी टाइप का हो गया या कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम जो आपको लगता है ये ईजी एग्ज़ाम है, इसे हम टारगेट कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक एग्ज़ाम बचता है जिसे हम बोलते हैं आईईएस या फिर ईएसई। तो इतने सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। तो अब इसमें से किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। देखिए क्या होता है, हम तैयारी शुरू करते हैं गेट से। गेट की तैयारी शुरू करी हमने, 1 महीने पढ़ाई करी, 2 महीने पढ़ाई करी, फिर अचानक से व्यापम का एग्ज़ाम आ गया। तो हमें लगता है यार 2 महीने का टाइम है, इजी एग्ज़ाम है, और हम तुरंत बैठ के उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। और फाइनली रिजल्ट क्या होता है, कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है और हमारा एग्ज़ाम निकल नहीं पाता। तो ये ध्यान रखिए, अगर ईजी एग्ज़ाम है तो हर बच्चे के लिए ईजी है, और बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो उनकी वजह से कट ऑफ आजकल बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका 2 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आज के डेट में आपको कम से कम 12 महीने एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम पर फोकस करना है और उससे आपको डाइवर्ट नहीं होना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका क्या लेवल है, उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम को चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ेगा कि आपकी एक्चुअली क्वांटिटी आपने कितनी अभी तैयार कर ली है और उसकी क्वालिटी क्या है। तो सबसे पहला जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है वो है 0 से लेके 5 सब्जेक्ट्स अगर आपके तैयार हैं।
मतलब आप बिल्कुल ही बिगनर्स हैं या फिर आपने करीब करीब 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, तो अगर इस लेवल में आप लाई करते हैं तो इनमें से आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। देखिए 5 सब्जेक्ट करने के बाद आपका कभी भी किसी ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते जहाँ पर आपको जॉब मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम है जो जिसमें आपको सक्सेस मिल सकती है वो होता है गेट का एग्ज़ाम। अब आप कहेंगे सर गेट तो बहुत ज़्यादा टफ है, उसमें PSUs मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, अगर आपके बिल्कुल आपने स्टार्टिंग करी है तो आप गेट में अगर आप 25 से 30 मार्क्स का टारगेट करते हैं, 30 मार्क्स, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट पढ़ के आप करीब करीब 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप 30 मार्क्स लाते हैं तो आपको गेट क्वालिफाइड बताया जाता है और आपको अगर फिर एमटेक में एडमिशन लेते हैं तो 12,400 रुपये की स्टाइपेंड मिलता है हर मंथ 2 साल तक, 24 मंथ्स। तो ये क्या एक तरह से जॉब की तरह ही हो गया और सबसे आसानी से पैसा कमाने का एक जो मीडियम है वो यही है। पर बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम तो व्यापम की तैयारी करेंगे, व्यापम का एग्जाम निकलता नहीं है, फिर बिल्कुल 0 लेवल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, गेट के लिए 30 मार्क्स को अपना टारगेट बनाना है। अब 30 मार्क्स बना तो लिया, इसके लिए हम करें क्या। पहली तो चीज़ ये देखिए कि अगर आपके कुछ सब्जेक्ट हो गए हैं तो आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर उठा के करिए, या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स पिछले करीब करीब 15 पेपर आप उठा लीजिए। 2013 से लेके 2020 तक अगर आप सेशंस में देखें तो कुल मिला के 15 पेपर आपके हो जाते हैं, उनके आप सॉल्व्ड पेपर उठाइए जो आपको किसी भी साइट्स पे मिल जाएंगे। इन सॉल्व्ड पेपर को आप आराम से 2 से 3 बार सॉल्व कर लीजिए। उसमें भले ही आपने ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने इन 5 सब्जेक्ट में नहीं आ रहे हैं, पर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड हैं या फैक्ट बेस्ड हैं। तो आप उन्हें जब 2-2, 3-3 बार करेंगे तो वो क्वेश्चंस आप पे बनने लगेंगे। तो सिर्फ आपको इस 30 मार्क्स के लिए करना ही है कि 15 सॉल्व्ड पेपर को आपको करना है 3 बार, करीब करीब 3 बार। और ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इसमें आपको थोड़ा सा जो आपने पढ़ लिए हैं, अगर किसी ने पढ़े हैं तो इन 5 सब्जेक्ट्स के अलग से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। तो ये 30 तो मैंने मिनिमम मार्क्स बोला, अगर आप इतना करेंगे तो आपके और ज़्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं। सेकंड कैटेगरी मैंने क्या करी है, सेकंड कैटेगरी में मैंने डाला है क्या, अगर आपके 6 से लेके 8 सब्जेक्ट्स तक प्रिपेयर हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप इस रेंज में ला रहे हैं तो आप इसको तो टारगेट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप सब इंजीनियर के एग्ज़ाम्स को भी टारगेट कर सकते हैं। तो आपका जो बेसिक टारगेट इस रेंज में आने वाला है वो है व्यापम सब इंजीनियर। अब व्यापम सब इंजीनियर को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं व्यापम के। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, व्यापम का जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसमें करीब कट ऑफ 140 गया था और उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ है तो कट ऑफ 160 गया है। तो देखिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जंप कर रहा है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। उसके बाद आप क्या करिए, ये जो 8 सब्जेक्ट तक आपके हुए हैं उसको आप, एक बुक आती है कुर्मी, RS कुर्मी नाम से, RS कुर्मी में जाइए और आपने जो सब्जेक्ट्स तैयार करे हैं उनके क्वेश्चंस को आप लगा लीजिए। उसमें क्वेश्चंस के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, 1 लाइनर होते हैं, आप पढ़ेंगे तुरंत में बन जाएगा। जो क्वेश्चंस आप पे नहीं बनते उनको आप टिक करते जाइए और हो सके तो बाद में एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो टेक्निकल के लिए तो इतना सफिशिएंट है। पर यहाँ पर आपके पास नॉन टेक पोर्शन भी आता है। नॉन टेक पोर्शन में आपको पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, GS पढ़ना है। तो नॉन टेक के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना नॉन टेक के आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। व्यापम के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स आती हैं, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो आपके व्यापम में निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट लेवल आता है, अगर आपके 8 से भी ज़्यादा है, करीब करीब आपके 10 सब्जेक्ट तक आ गए, यानी कि 9 से लेके 10 सब्जेक्ट आपके प्रिपेयर हो चुके, तो ये नेक्स्ट कैटेगरी बन गया, ठीक है। अगर 9 से 10 सब्जेक्ट आपके तैयार हो गए हैं तो अब आप क्या करेंगे, ठीक। अगर 9 से 10 सब्जेक्ट हो गए हैं तो आप फिर SSC JEE के लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका यहाँ टारगेट आपका आ गया SSC JEE के लिए। देखिए SSC JEE 2 टायर एग्जाम है। यहाँ पर आपका एक प्री होता है
और प्री के बाद फिर आपका एक मेंस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, प्री निकालना तो फिर भी अगर आपने नॉन टेक पोर्शन कर लिया है तो प्री तो फिर भी निकल जाता है, पर बहुत सारे बच्चे मेंस में फंस जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो 10 सब्जेक्ट नहीं तैयार करते हैं। जब तक आपके ये सारे के सारे 10 सब्जेक्ट नहीं तैयार होंगे आप मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ बहुत से बच्चे होते हैं जो प्री में फंस जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, प्री क्वालिफाई करने के लिए पहली तो चीज़ ये है कि आपको नॉन टेक पोर्शन करना ही करना है। अगर आप नॉन टेक पोर्शन नहीं करेंगे, नॉन टेक में आपका क्या आता है, जीएस आता है, जनरल स्टडीज़ आता है, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह चीज़ें आती हैं, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा घुस के पढ़िए कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी रट ली है, पर आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। 50 मार्क्स का आता है करीब करीब, तो 50 में से अगर आपने 20 मार्क्स मिनिमम नहीं लाए हैं तो मतलब आपने उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं करी है। तो 20 से 30 मार्क्स लाएंगे तो आपके चांसेस रहेंगे निकलने के। साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं एसएससी जेई के। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है ये अब ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन होने की वजह से आपको इसकी टेस्ट सीरीज भी लेनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जब आप किसी बुक से करेंगे तो आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, पर जब आप किसी कंप्यूटर पर बैठकर टेस्ट सीरीज में अपीयर होते हैं तब आपको समझ में आता है कि क्वेश्चंस को पढ़ने में, उस दूसरे क्वेश्चन पे जंप करने में टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर यहाँ हमारा काम ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर आपका इतना करने के बाद प्री निकल जाता है तो आपको मेंस की भी तैयारी करनी है। मेंस के आप करिए, यहाँ पे भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए मेंस के, और जो क्वेश्चन उसमें आए हैं उनको कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपके 10 सब्जेक्ट अच्छे हो गए हैं तो इनके नोट्स को आप रिवाइज करते रहिए, उससे रिलेटेड जो भी आपको सॉल्व क्वेश्चंस मिलते हैं आप उसको लगा सकते हैं। तो इतना काम आपको एसएससी को करना है। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तभी आपको एसएससी के लिए तैयारी करनी है। अगर ये नहीं हुआ है और आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद है या इवन 4 महीने बाद है तो आप इसको मत ट्राई करिए। तो आप थोड़े से अपने लेवल को पहचानिए कि आप हैं कहाँ पर, और उस एग्ज़ाम की आप पर्टिकुलर तैयारी करिए। अब देखिए, अगर 9 से 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं, इससे भी ज़्यादा सब्जेक्ट हो गए आपके, ग्रेटर देन 10 सब्जेक्ट्स, और ये 10 सब्जेक्ट में मैंने मेन सब्जेक्ट लिया है ना, मैंने छोटे छोटे सब्जेक्ट नहीं लिए, जैसे आपके रेलवेज वगैरह हो गए, इसको नहीं इंक्लूड किया है, मतलब मैं मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर आपके 10 सब्जेक्ट से ज़्यादा हो गए तब आप क्या करिए, अगर 10 सब्जेक्ट से ज़्यादा होगा, एक तरह से आपने पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लिया है। ये वो सिचुएशन होती है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अभी देखिए, ये जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज आया है। इसको मैं यहाँ से अब अगर आपके 10 सब्जेक्ट बड़े हो गए हैं, 10 सब्जेक्ट से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप इसको टारगेट करेंगे, एमपीपीएससी या फिर कोई भी अदर एग्जाम्स। यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ 10 सब्जेक्ट से ज़्यादा हो गए मतलब आपकी पूरी सिविल इंजीनियरिंग आपने ढंग से कर ली है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ एमपीपीएससी भी आने वाला है और उसका पैटर्न ऐसा हो गया है कि एक ही एग्ज़ाम होगा, डायरेक्ट जॉब मिलेगी। पर ध्यान रखिए, इस पैटर्न के साथ में जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो भी हाई हो जाएगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो न्यूमेरिकल रहेंगे, गेट और आईएएस के लेवल के रहेंगे। तो यहाँ पर इसको आसानी से मत लीजिएगा, ये आपका अच्छा खासा एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ कोई और एग्जाम भी बीच में आता है, जैसे राजस्थान जेईई आ गया, आरआरबी आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप उस एग्जाम की तैयारी आप इस जब जोन में आ जाएंगे तभी तैयारी करिए। अगर आप इस जोन में नहीं हैं तो आप अपना टाइम मत खराब करिए। आप जिस एग्ज़ाम को लेकर आपने तैयारी शुरू करी है उसी एग्ज़ाम को आप पर्टिकुलरली पकड़ कर रखिए और 12 महीने तक उसी एग्ज़ाम को कम से कम टाइम दीजिए। उसके बाद देखिए कि आप किस जोन में लाई कर रहे हैं। सपोज करिए 12 महीने पढ़ाई करने के बाद भी आप अभी इसी जोन में हैं, तो आप इसकी नहीं तैयारी कर सकते। तो आप अगर इस जोन में हैं तो आप कोशिश करिए अब मुझे इस जोन में जाना है और इस जोन में जाने के बाद मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे चीज़ों को तो आपके क्या होगा, आपकी तैयारी में जो एक डिस्टर्बेंस आता है वो नहीं आएगा। अब सपोज करिए आपके 10 सब्जेक्ट हो गए, आपने ये सारे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब बचता है आईएएस और ईएससी। नॉर्मली क्या है, आईएएस और ईएससी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप स्पेशली एक प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप आईएएस और ईएससी की तैयारी तब करिए जब आप फ्रेशर्स हैं या 1-2 साल आपने तैयारी करी हुई है। इसकी तैयारी करने का सबसे अच्छा वक्त तब होता है जब आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, आपके पास एक कोई सी भी छोटी से छोटी एक गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद आप आईएएस की तैयारी के बारे में सोचिए और इसके बाद आपको कितना देना है, आपको 24 मंथ्स का टाइम आईएएस की तैयारी के लिए लगता है।
इस 24 मंथ्स में आपको टेक्निकल तो पूरा करना ही करना है, साथ ही साथ आईएएस में आपको 10 सब्जेक्ट्स और करने पड़ते हैं जो और एग्जाम्स में नहीं पूछते। ठीक है, 10 आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपके हर ब्रांच के एक एक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एक सिविल इंजीनियरिंग का, एक मैकेनिकल का, एक सीएस का, तो वो 10 एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। अगर आप इनिशियली इस कहीं लेवल पे इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं आता, आपके टाइम खराब हो जाता है, इसलिए मैंने इस आईएएस को लास्ट में रखा है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आईईएस होता है उसमें जनरल की पोस्ट आपकी करीब करीब सिर्फ 100 रहती हैं, 100 पोस्ट रहती हैं ऑल ओवर द इंडिया। सारे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे कॉलेज हैं, वो प्रिपेयर कर रहे थे इस 100 पोस्ट के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसका सिलेबस रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है कंपेरेटिवली। आप गेट से इन सब से अगर आप कंपेयर करें तो इसका सिलेबस ये मान के चलिए कम से कम डबल रहता है। आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आईएएस का आप तभी तैयारी करिए जब आपके पास एक कोई जॉब हो जाए, और उसके बाद आप 24 मंथ्स की टाइम दे सकते हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए। उसके बाद आप देखिएगा आपका लेवल क्या है, आप ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आगे कितनी तैयारी आपको करना है। चलिए, ये तो हमारा सेशन था, ये मैंने आपको सब्जेक्ट के बेसिस पे बताया था कि आपको ऐसे तैयारी करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको 2 टिप्स और देना चाहूँगा। सबसे पहली टिप तो ये है कि आप एक फिक्स्ड टाइम पर ही पढ़िए। आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे सुबह 8 से 12 के बीच में पढ़ना है या रात को पढ़ना है, वो आप अपने हिसाब से एक फिक्स कर लीजिए। और ध्यान रखिए आप अपना लेवल ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि किसी टॉपर ने बोला कि 10 घंटे पढ़ोगे तो ही निकलेगा, तो आप 10 घंटे पढ़ना शुरू हो गए। आप अपनी कैपेबिलिटी को देखिए और उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करिए। अगर हो सके तो मैं बोलूँगा कि आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। और लाइब्रेरी में क्या होता है, आपका टाइम फिक्स हो गया। जैसे आपने कर दिया कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइब्रेरी में रहूँगा, तो उस 8 से 10 में या 8 से 12, जैसा भी आपको अपने हिसाब से सूटेबल रखिए कि आप दिन भर में इतना टाइम देना चाहते हैं इस कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी को, तो आपने टाइम फिक्स कर दिया। आप इतने टाइम पढ़ाई करिए, बाकी टाइम आप अपनी लाइफ को भी दीजिए, आप अपनी मेंटल, फिजिकल, सारी हेल्थ को, फैमिली को, सबको टाइम दीजिए, ताकि आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस रहे। जब लाइफ बैलेंस रहेगी तो टेंशन कम होगी, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि आप सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करते रहिए। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं पर उतना एनालिसिस नहीं कर पाते। तो एनालिसिस का मतलब सिर्फ आपकी तैयारी से नहीं है, एनालिसिस मतलब ओवरऑल तैयारी है कि आप दिन भर में स्टार्टिंग आपने करी थी कि 2 घंटे से पढ़ने से, 1 महीने बाद देखिए कि आप 2 घंटे से ज़्यादा गए या कम गए। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि आपकी जो डाइट है उसे आप कैसा ले रहे हैं। पढ़ते टाइम आपको भूख लग रही है अगर, तो आप खाने का इंतज़ाम करके रखिए। अगर आपको भूख ने आलस आ रहा है तो आप खाने को कम करिए। तो मतलब ओवरऑल एनालिसिस करना है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इन 2 चीज़ों को और आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मैं करीब 6-7 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं बेस्ट कोचिंग में चले गए, बेस्ट टीचर से पढ़ लिए, और दुनिया जहान के उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह सब कुछ ले लिए, लेकिन गेट में 30 मार्क्स भी नहीं ला पाए हैं। उन सारे बच्चों के लिए जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जो जस्ट अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं, उनके लिए हम एक कोर्स लेके आने वाले हैं, गेट क्रैश कोर्स। देखिए, ये जो गेट क्रैश कोर्स रहेगा, इसका एक ही एम रहेगा कि आपको 30 मार्क्स या उससे ज़्यादा दिलाना। नंबर 1 रीज़न क्या है आपके एग्ज़ाम ना क्वालिफाई करने का, कि आप पढ़ लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। आप किसी कोचिंग के पास गए, बहुत अच्छी कोचिंग के पास गए, वो क्या कर रही है, वो जो कंटेंट तैयार कर रही है वो रैंकर्स के लिए प्रोवाइड कर रही है। और आपका लेवल, अगर अभी आप इस लेवल में अगर हैं या इवन किसी भी दूसरे लेवल में हैं, आप उतने कंटेंट को याद नहीं रख पा रहे हैं, तो आपके मार्क्स नहीं आ पाते। तो इस गेट क्रैश कोर्स में हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे वो इतना हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। पिछले 15 से 30 साल के जो पेपर है उसका एनालिसिस करके मैंने एक कंटेंट को तैयार किया गया है। साथ ही साथ कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको और कोई नहीं बताएगा। इस 30 मार्क्स की गारंटी मैं यहाँ से आपको लेता हूँ कि आपके 30 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, रिपीटर्स के लिए, और जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं
उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ऐसा नहीं है कि जो अभी 1-2 बार ही तैयारी कर रहे हैं वो नहीं देख सकते। अगर कोई चाहता है कि भैया 30 मार्क्स 100% गारंटी से आ जाए तो वो भी दे सकता है। पर मेरी जो टारगेट ऑडियंस रहेगी वो ये रहेगी, रिपीटर्स और फ्रेशर्स। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं अभी फ़िलहाल यहाँ एंड करता हूँ। आपके कोई भी कमेंट आते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, किस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करें। आप प्लीज़ उनको ये वीडियो दिखाइए अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प किया है तो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के हम आपको स्ट्रेटजी और टिप्स देते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत स्मूथली चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।